हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2026 सितंबर में होगा। उसी की तैयारी के लिए आज से हम लोग चैप्टर वाइज सीडीपी का एक एक क्लास डेली एक चैप्टर से हम लोग कम से कम 30 से 40 प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि हमारा पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें से हम लोग जो हमारे सीडीपी के सिलेबस में 25 से 30 चैप्टर हैं, उसको हम लोग डेली एक चैप्टर से कम 30 से 40 प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मतलब विकास की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और यह अधिगम से किस प्रकार संबंधित हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है और इसके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसे रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि इसमें रटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? अरस्तु का। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी बहुआयामी, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। तो जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, बहुआयामी भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला है वो है बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें तो केवल लगा, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है उसको देखते हैं। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। तो इसमें तो नहीं लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो तीसरा है वो उसको देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो विकास के संदर्भ में एकदम राइट हो जाएगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वह है विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो इसमें दृष्टिकोण भी शामिल है, स्वभाव भी शामिल है, रुचियां भी शामिल और आदतें भी शामिल हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी उसकी बुद्धि पर। और जो ऑप्शन डी है वो है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो जो सीटेट होता है उसमें जो वातावरण शब्द होता है वो बहुत ही पॉजिटिव शब्द माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? तो उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसके होने से जो बालक है वो अपने वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम होता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ऑप्शन जो पहला है वो है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। तो लंबाई माप के हमें क्या करना है? तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तो वजन से भी हमें कुछ लेना देना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो जो ऑप्शन तीसरा है वो राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके विकल्प को हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा सामाजिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सांवेगिक विकास और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा भाषाई विकास। तो इसमें कौन सा राइट होगा? शारीरिक विकास। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास
परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास होगा नहीं तो इस विकास को हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास। जब वो अपना अच्छा बुरा सोचने लगे तो हम कह सकते हैं कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए उसके शारीरिक विकास को, ऑप्शन बी उसके सामाजिक विकास को, ऑप्शन सी उसके नैतिक विकास को। तो जो बालक का संवेगात्मक विकास होगा वो इन तीनों को ही प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य देखना है, इसका ध्यान रखिएगा। सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ज्यादातर इसी की वजह से गड़बड़ी होती है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो ये तो सत्य हो जाएगा। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी सही है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार से होता है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि समान प्रकार से कभी नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास। तो इन तीनों में ही उसके पिछड़ने की चिंता हो सकती है। इस प्रकार ऑप्शन जो चौथा है वो एकदम राइट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमें सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। जो ऑप्शन पहला है वो है वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। तो ये तो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो मतलब ऑप्शन ए को छोड़ के ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन ए पौष्टिक आहार, ऑप्शन बी शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। मतलब ये तीनों ही सही हो जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की कौन सी अवस्था जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो है बाल्यावस्था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, तो ये तो शैशवावस्था होगा नहीं, उत्तर बाल्यकाल मतलब उत्तर बाल्यावस्था जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है वो विकास की शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो जो शैशवावस्था है उस अवस्था में मानव विकास में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की पवित्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो अगला है 22वां, उसको जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो है शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वयस्कावस्था।
तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी और सी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, आप जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो किशोरावस्था की सूचक होती हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथन ए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसीलिए इसका क्षेत्र असीमित है। और जो कारण दिया है वो है बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये जो कारण आर दिया है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ए गलत है किंतु आर सही है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सीटेट में लगातार पूछे गए हैं इस पहले चैप्टर से, जो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन दूसरा जो है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहला स्थान आता है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन वो है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। विकास शुरू होता है, तो ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन जो डी है वो है पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। इसको हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। जो पहला ऑप्शन है वो है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ये तो गलत हो जाएगा। जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो यही सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, मतलब भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से विकास होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 के हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, तो ये तो सही है लेकिन हमें गलत ढूंढना है। ऑप्शन दूसरा जो है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। तीसरा प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। जो चौथा है वो है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, तो विकास का मापन ठीक ठीक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। यह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। तो जो क्वेश्चन 31 है वो सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, ये तो नहीं है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ये भी नहीं होगा। अमूर्त रूप से सोचने तथा मनोवैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है, तो बाल्यावस्था में ये नहीं होता है। बाल्यावस्था की ये विशेषता हो सकती है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बाल्यावस्था से, इसलिए चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ये सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन ए में केवल परिणाम परिवर्तन होते हैं, इसमें भी केवल लगा तो ये तो होगा नहीं। दूसरा अनियमित एवं असंबद्ध होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा।
तीसरा धीमी गति, धीमी गति से तो बिल्कुल नहीं होता। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, तो ये तो नहीं है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ये भी बाल्यावस्था में नहीं होता। अब हम लोग अगले ऑप्शन को देखते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी नहीं है। चौथा हमारा सही हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्रकृत रूप से मूर्त है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 34 को, अधिगम एक डैश और एक डैश प्रक्रिया है, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरा अवस्था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, जो कि सीटेट दिसंबर 2022 में पूछा गया है। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन, तो ये सब हो जाएंगे किशोरा अवस्था। ऑप्शन इसका दूसरा एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, इसमें अभिकथन और कारण दिया है। जो अभिकथन ए है वो है, किशोरों की कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए, और जो इसका कारण है वो है, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अब जो हमारे पहले चैप्टर का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो है बाल विकास में संवेदनशीलता अवधि का क्या अर्थ है? तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चर पर होती है वही संवेदनशील अवधि का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सीडीपी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने 30-38 क्वेश्चन को किया। अब ठीक इसी प्रकार अगली वीडियो में हम लोग जो हमारा सीडीपी का दूसरा चैप्टर है उसको हम लोग उसके जितने क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग एक लाइन से पढ़ेंगे, ताकि हमारा पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो कल हम लोग सीडीपी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है बाल विकास के सिद्धांत। हम लोग देखेंगे बाल विकास के कौन कौन सिद्धांत हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।